हेलो कक्षा 6 के बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान का पाठ 7 पौधों को जानिए। पेड़ पौधे अपने आसपास आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो आज हम पेड़ पौधों से ही संबंधित जानकारी इस पाठ में हासिल करेंगे। पौधे कितने तरह के होते हैं, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, उन सभी भागों के कौन कौन से काम होते हैं, ये सारी बातें हम अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई को। पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए, यानी बाहर निकलकर देखिए अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। लालिमा युक्त यानी लाल रंग की। तो आपने देखे होंगे गमले में जो लोग अपने घर के आसपास गमलों में लगाए रखते हैं, उनमें से कुछ तो पौधे ऐसे होते हैं जो हरे भरे होते हैं, लेकिन कुछ पत्तों को आपने देखा होगा कि वो लालिमा युक्त यानी लाल होते हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े और लाल हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों के पुष्प ही नहीं होते, यानी कुछ पौधों में फूल बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे भरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें और हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच अंतर समझने में उससे सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। तो आप अपने पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके कितने भाग होते हैं और कौन से भाग का क्या नाम होता है, ये सब आप अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। तो आइए हम यहाँ पर इस पौधे में जो पेड़ पौधे के जो भाग हैं उनके नाम लिखेंगे। ये देखिए, इनको हम कहते हैं जड़, इनको हम कहते हैं पत्ते, इसे हम कहते हैं तना, इसे फूल, इसे फल। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये हैं किसी भी पौधे के मुख्य भाग। ठीक है, उसके बाद से ये टहनी भी होती हैं जिन्हें हम शाखाएं कहते हैं, है ना। इसके बाद इनमें कलियां भी होती हैं जिन्हें हम कली कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कली, जो छोटे छोटे से होते हैं। और कली भी कहते हैं। फूल खिलने से पहले जो कली होती है, छोटी सी होती है, उसे हम कहते हैं कली। तो ये हो गया पौधा और उसके भाग। और इसमें अब आप रंग अपनी इच्छानुसार भरिए। जैसे पत्तों में हरा रंग भर दीजिए, जो जड़ें हैं उनमें आप भूरे रंग भर दीजिए, टहनियों में आप हरा रंग भर दीजिए, हल्का हरा या थोड़ा सा उसमें भूरा मिलाकर भर दीजिए। और फूलों में आप पीला रंग भर दीजिए, लाल रंग भर दीजिए। फलों में भी उसी से संबंधित जिस तरह के फल आपने देखे होंगे, तो उस तरह से ये एक मुझे लगता है सरसों का पौधा है, तो आप सरसों के पौधा आपने देखे ही होंगे, तो उसके अनुसार इसमें आप रंग भर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधे से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक यानी छोटे पौधे, झाड़ी यानी उनसे थोड़े बड़े, वृक्ष यानी सबसे बड़े। तो ये है इनकी असली पहचान। और इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए हम पाठ को पढ़ेंगे और इस क्रियाकलाप को देखते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए, जो आपसे कम लंबे हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। ठीक है, एक तो जो आपसे कम लंबे हैं, एक जो आपके बराबर हैं, और एक जो आपसे बहुत बड़े हैं। उन पौधों को देखिए।
तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए ये कॉलम है, इसे हम अभी भरेंगे, पर यहाँ पे पहले पढ़ लें। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 और 3 कॉलम को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। तो आइए अब हम सबसे पहले सारणी 7.1 पौधों के संवर्ग को पढ़ेंगे और समझेंगे, शाक, वृक्ष और झाड़ी के बारे में, और इसके बाद जो कॉलम खाली हैं उनमें भरेंगे भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखना होता है यहाँ पे, पौधे का नाम। तो यहाँ देखिए 3 पौधों के नाम आपके सामने हैं, और इसके बाद उनकी ऊंचाई कैसी होती है, यानी छोटी होती है कि मध्यम आकार की होती है कि बहुत लंबे होते हैं, तो ये हमने लिखना है। कॉलम 2 में हमें तने के बारे में लिखना है कि उनका तना हरा होता है, कोमल होता है, मोटा होता है या कठोर। अगले कॉलम में हमने लिखना है कि उनमें जो शाखाएं निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से निकलती हैं कि तने के ऊपर से निकलते हैं। और अगले कॉलम में यानी कॉलम 4 में हमें वो उस पौधे के बारे में लिखना है कि वो किस वर्ग में, किस संवर्ग में आता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको टमाटर के बारे में लिखा है। एक बार मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहूँगी बिल्कुल कि शाक क्या होता है, वृक्ष क्या होते हैं और झाड़ी क्या होते हैं। तो शाक होते हैं सीजनल पौधे, यानी एक सीज़न विशेष में ही पाए जाने वाले पौधों को शाक कहते हैं। जैसे सर्दियों के मौसम में हमें टमाटर का पौधा मिलता है, ये शाक है। धनिए का पौधा, ये शाक है। फिर गर्मियों में जैसे मिलता है हमें पुदीने का पत्ता, ये भी एक शाक है। चौलाई भी एक शाक है। तो इस तरह से जो बहुत नाजुक पौधे होते हैं, जिनके तने बहुत ही कोमल होते हैं, हरे होते हैं, और ये एक ख़ास मौसम विशेष में पाए जाते हैं, उनको हम शाक कहते हैं। इसके बाद वृक्ष है। अगला देखिए तो वृक्ष जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, उसके तने बहुत ही कठोर और मोटे होते हैं, और ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इनमें जो शाखाएं निकलती है वो तने में काफ़ी ऊपर से निकलते हैं। अगला है हमारा झाड़ी। तो झाड़ी के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो झाड़ी होता है वो मध्यम आकार का पौधा होता है, यानी ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। इनमें जो शाखाएं हैं वो तने के आधार के काफ़ी समीप से निकलते हैं, यानी तने के का जो आधार होता है, यहाँ जहाँ जहाँ से तना शुरू होता है, बिल्कुल वहाँ से इनमें जो शाखाएं हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। इनका जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होता। तो इसे हम कहते हैं झाड़ी। जैसे कि गुलाब है, तुलसी है, गुड़हल का पौधा है, रात रानी का पौधा, ये सब झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए जो हमारे इस उदाहरण में दिए गए हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए टमाटर है। इसकी ऊंचाई में क्या हम लिखेंगे, छोटा होता है ये। इसका जो तना होता है वो हरा होता है, कोमल होता है, और ये शाक वर्ग में आता है। इसके बाद आम है। आम का जो पेड़ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो इसमें बहुत लंबा लिख देंगे ऊंचाई में। इसके बाद लिखेंगे कि इसका तना मोटा व कठोर होता है। इसमें जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के काफ़ी ऊपर से निकलती हैं, और ये वृक्ष वर्ग में, समवर्ग में आता है। इसके बाद ये नींबू है, तो थोड़ा लंबा लिखेंगे इसमें, और इसमें तने के बारे में लिखेंगे कि कठोर होता है, थोड़ा कठोर होता है ये। और शाखाएं इसमें कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से ही निकल जाती हैं और झाड़ी नुमा बन जाती हैं। और ये किस संवर्ग में आते हैं, ये झाड़ी में आते हैं। अब अगला आपने यहाँ पे 3 भरना है। तो आप ऊपर वाले उदाहरणों को देखकर अपने 3 नीचे के नाम, पौधों के नाम, उनकी ऊंचाई, तना, शाखाएं कहाँ से निकलती है और वे किस संवर्ग में आते हैं, इनको पूरा कीजिए। मैं आपको यहाँ पे बस बता दूँगी क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। तो मान लीजिए आप अगला पौधा ले लीजिए गुलाब का। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगी, पर मैं आपको बता देती हूँ। गुलाब है और ये आ जाएगा झाड़ी में। अब बाकी आप
बीज के भरिए। ठीक है, और इसके बाद हम ले लेंगे इसमें नीम। तो नीम किस में आ जाएगा, वृक्ष में आ जाएगा नीम, पर यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ। तो यहाँ पे नीम जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसका तना बहुत मोटा होता है, इसमें जो शाखाएं होती हैं वो तने से काफ़ी ऊपर से निकलती हैं, आपने देखा ही होगा। तो इस तरह से जो पेड़ में आपने जो जो भरा है यहाँ पे, ये सारी बातें इसमें भी भर देंगे। और अब हम अगला भरेंगे, अगला हम भर देते हैं यहाँ पे रात रानी, सॉरी सरसों भर देते हैं यहाँ पे। तो सरसों क्या होगा वो आपने देखा होगा कि मौसम विशेष में ही वो पाया जाता है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में वो पाया जाता है, सर्दियों के सीज़न में पाया जाता है वो। तो वो एक तरह का साग है, और जो जो भी आपने साग में भरा हुआ है वो आप सरसों के लिए भी भरेंगे, और इस तरह से आपकी जो ये सारणी है वो पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ सुझाव। पौधे को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। क्या कार्य हमने करना है, कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या होता है। खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेत में से उखाड़ते हुए देखा है। अगर आपने खेत देखे हैं या गांव कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किसान क्या करते हैं, खेतों में उगने वाले अनचाहे इस तरह के जो पौधे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो उन्हें उखाड़कर खेतों से बाहर फेंक देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसकी वजह से जो हमारे पौधे हैं, जो हमारा फसल है, उनके विकास में बाधा पहुंचता है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने जो कॉलम भरा था, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी 3 समवर्गों में हम इन्हें बांट सकते हैं। ये वर्ग हैं शाक, झाड़ी और वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 नीचे दर्शाया गया है, जो मैं भी आपको समझाऊंगी। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को हम शाक कहते हैं। जो हरे होते हैं, कोमल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, जैसे टमाटर का पौधा है या जैसे धनिए का पौधा है, तो और जैसे पालक का पौधा है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब शाक कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। यहाँ देखिए, तो ये क्या है, हमारा शाक। ठीक है, तो ये हमने ए पढ़ लिया। अब नीचे देखिए, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। देखिए 7.3 के बी में इसको हम कहते हैं झाड़ी, जो मीडियम साइज़ का होता है, मध्यम आकार का होता है, और इनमें जो शाखाएं हैं होते हैं ये तने के आधार से ही निकलने लग जाते हैं, और ये बहुत लंबे भी नहीं होते। इनका जो तना होता है ये ना बहुत कोमल होता है, ना ही बहुत कठोर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, झाड़ी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं और इन्हें हम वृक्ष कहते हैं, जैसा कि 7.3 में दिखाया गया है। तो देखिए इनका जो तना है वो कितना मजबूत है, और ये काफ़ी ऊंचा, बहुत बड़ा होता है ये, तो इसे हम कहते हैं वृक्ष। इसमें आपने देखा ब्रांचें, जो इसके जो टहनियाँ होती हैं, इनकी जो शाखाएं होती हैं वो तने में बहुत ऊपर से निकलते हैं। बहुत मजबूत पौधा होता है, बहुत लंबा होता है, तो इसे हम कहते हैं वृक्ष। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको शाक, झाड़ी और वृक्ष अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। वो आपको मैंने बता दिया कैसे भरना है, अब आप उन्हें भरिए। यहाँ देखिए, पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाक, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं। अब शाक, झाड़ी और पेड़ जो हैं, कम से कम ये अपने आप खड़े तो हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि अपने आप खड़े नहीं होते हैं। वो या तो नीचे ज़मीन पर फैल जाते हैं
या उनको सहारा देकर ऊपर चढ़ाया जाता है। तो साग झाड़ी और पेड़ में किस प्रकार से ये भिन्न होते हैं? आपके विचार से इनमें कुछ को ऊपर चढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इनके जो तने होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता। जैसा कि आप 7.4 में देख पा रहे हैं, इनको हम विसर्पी लता कहते हैं। देखिए, जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसे पौधे आरोही, जो कि 7.5 में दिखाया गया है, कहलाते हैं। ये साग झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। संभवतः आपने अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर पर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो उदाहरण यानी दो पौधों का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारे विसर्पी लता हैं, इनमें क्या है कि ये सहारा देने पर भी ऊपर नहीं चढ़ते और ज़मीन में फैल जाते हैं। तो आपने देखे होंगे अपने गांव में, अपने खेत में, अपने घर के आसपास अगर आपने पौधे लगाए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कई पौधे जो हैं इस तरह से फैल जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं विसर्पी लता। ठीक है। और जिनको सहारा देने पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं वो होते हैं आरोही। उन्हें हम आरोही कहते हैं। तो इस आरोही का उदाहरण मनी प्लांट, यानी मनी प्लांट जो हम घरों में गमले में लगाते हैं वो मनी प्लांट, और दूसरा अंगूर के जो बेल होते हैं उन्हें भी हम सहारा देकर ऊपर चढ़ाते हैं तो वो चढ़ जाते हैं। तो इसमें जो आरोही में अंगूर और मनी प्लांट इनके उदाहरण हो जाएंगे। विसर्पी लता में सीताफल, तरबूज, खरबूज ये सब आ जाएंगे। चलिए, फिर भी हम यहाँ पे दो उदाहरण यहाँ पे हम लिख के देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वृक्ष के बारे में। तो वृक्ष के 2 उदाहरण हमने क्या क्या लिखना है? आम, नीम, वृक्ष के हो गए। इसके बाद हम लिखेंगे झाड़ी के। तो हम लिख सकते हैं झाड़ी में गुलाब और मेहंदी का पौधा देखा होगा आपने, तो मेहंदी भी लिख सकते हैं, रातरानी भी हम लिख सकते हैं, ये झाड़ी कहलाते हैं। गुड़हल भी हम लिख सकते हैं। और अब हमने लिखना है झाड़ी के बाद विसर्पी लता के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो विसर्पी लता यहाँ लिखो, विसर्पी लता, और इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं तरबूज और सीताफल। तरबूज और सीताफल लिख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने तीनों के उदाहरण लिख लिए। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। हमने वृक्ष के, झाड़ी के और विसर्पी लता के 2 पौधों के नाम लिख लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे 7.2 तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और भागों को देखें। आपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें, यानी आप भी इसका अवलोकन करें। ठीक है। और अपने दोस्त से भी, अपने जो मित्र हैं उन्हें भी कहिए, या आपके जो सहपाठी हैं उन्हें भी कहिए कि अब वो भी ऐसा अवलोकन करें। इसके बाद आप उनको मिलाएं। आपने क्या देखा कि तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल और फूल होते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि तने का काम क्या है और किस प्रकार से पानी या जो भी जड़ों से अवशोषित करते हैं तने, वो किस तरह से पौधे के अन्य भाग तक पहुंचते हैं, उसका निरीक्षण हम एक प्रयोग के द्वारा कर देखेंगे। तो इन्हें आवश्यक सामग्री क्या चाहिए? 1 गिलास चाहिए जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा यानी शाक वाला पौधा चाहिए, जिनके जो तने होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, हरे होते हैं, तो वैसा पौधा हमें चाहिए। और एक ब्लेड चाहिए हमें। ठीक है। चलिए अब कैसे करेंगे हम करेंगे गिलास को 1/3 जल से भर देंगे।
जल में लाल स्याही के कुछ बूंदे डाल देंगे। साग के तने को गिलास में रख देंगे, जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। और अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करेंगे। एक दिन करके ये छोड़ देना है। अब आप अगले दिन देखेंगे क्या इस साग के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं। आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँच गया? देखिए, ये है तने में जल ऊपर चढ़ता है। तने के खुले शिरों का विवर्धित दृश्य। विवर्धित दृश्य मतलब अगर तने को आप काटेंगे तो आपको इस तरह का दृश्य उसमें नज़र आएगा। ये देखिए, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। यानी जो तना होता है वो जल को क्या करता है, पौधे के अन्य भाग तक संवाहित करता है, यानी पहुंचाता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जल में जो बहुत सारे जो पेड़ पौधों के लिए खनिज होते हैं वो भी इसी जल के द्वारा जल के साथ घुलकर तने के माध्यम से ये पौधे के हर भाग तक पहुंच जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। 7.3 पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में इनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़े होते हैं पर्णवृत्त कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये वाला भाग इसका क्या कहलाएगा? फलक। जैसा कि 7.8 चित्र में देख रहे हैं आप। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होते हैं? पर्णवृत्त तो सभी में होते हैं और फलक भी सभी में होता है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए इसके छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकते तो क्या क्रियाकलाप आप जो ये क्रियाकलाप करेंगे उन पर एक बार पुनर्विचार करके मजबूर हो जाएंगे ये कहने के लिए कि पत्ते भी अपने छाप बनाते हैं। तो क्रियाकलाप 3 है। चलिए हम इसको पढ़ेंगे। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने पर नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर रखकर यानी बिना हिले डुले उसको पकड़ कर रखिए। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा उसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देते हैं? क्या ये छाप पत्ती की तरह हैं? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। वैसे भी जो पत्ती होते हैं उनमें बहुत सारी लाइन आपको दिखेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शीरा दिखाई देती है? इसे हम मध्य शीरा कहते हैं। और पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शीरा विन्यास कहते हैं। यदि आप डिजाइन मध्य शीरा के दोनों ओर जाल जैसा देखेंगे तो इन्हें हम कहते हैं जाल जैसा होता है तो यह शीरा विन्यास जालिका रूपी शीरा विन्यास कहलाता है। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आगे प्रश्न भी आएंगे। तो क्या हो गया? एक पत्ती हो जाती है, ठीक है। देखिए इसमें आपने देखा होगा इस तरह से, है ना। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं मध्य शीरा। दूसरा आप देखें मध्य शीरा हो गई और ये जितनी भी ये सारे कहलाते हैं शीरा। ये सभी कहलाएंगे शीरा। और ये देखिए इनका जो जाल है ये पूरे सारे शिराओं को मिलाकर क्या बन जाता है? ये शीरा विन्यास।
और अगर ये शिरा विन्यास जालिका रूपी होती है, यानी जाली की तरह, जाल की तरह बन जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। तो आपका क्लियर हो गया होगा, जालिका रूपी शिरा विन्यास इन्हें हम कहते हैं। चित्र 7.10 में, यहाँ देखिए चित्र 7.10 नीचे है, तो हम वहाँ पे नीचे बाद में जाएंगे, पहले आप आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं इन्हें हम। तो आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में भी शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। आपने पीपल के पत्ते को देखा होगा कि उसमें कैसी होती है, शिरा विन्यास कैसा होता है, उनमें जालिका रूपी होता है। ये चौड़े होते हैं पत्ते, और इनमें जो शिराएं हैं वो बिल्कुल जाल की तरह बने होते हैं, इसलिए इनका नाम है जालिका रूपी शिरा विन्यास। और आपने देखा होगा घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधे की पत्तियों को बिना तोड़े उनका शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आप पत्तियों को ना तोड़ें, जो थोड़े लंबे से पत्ते आपको दिखाई देंगे उनमें जो शिरा विन्यास होता है वो समांतर शिरा विन्यास होता है, और जो थोड़े से चौड़े और गोल टाइप के जो पौधे पत्ते होते हैं उनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या काम करती हैं, उनका कार्य क्या है। तो क्रियाकलाप यहाँ पे है। आवश्यक सामग्री शाक यानी कि पौधा लेंगे, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा लेंगे। अब आपने यहाँ पे पत्ती देखने थे ना, देखिए ये हैं, ये इसमें है देखिए जालिका रूपी शिरा विन्यास, और इसमें है समांतर शिरा विन्यास। पत्तियों के शिरा विन्यास ए में देखिए जालिका रूपी हो गया, और बी में क्या हो गया, समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। जो क्रियाकलाप हम कर रहे थे उसे हम आगे बढ़ाएंगे। इस क्रियाकलाप को दिन के समय ही करना है, यानी हमने हम जो पौधा लाएंगे और जो पॉलीथीन लाएंगे, ये इससे जो क्रियाकलाप हम करेंगे, जो एक्टिविटी हम करेंगे, वो हमारा दिन के समय होना चाहिए, जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाले शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से कुछ पत्तियों को पॉलीथीन से धागे की सहायता से इन्हें बांध दीजिए। ठीक है, दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। ठीक है, यूं ही रख दीजिए आप। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की जो बूंदें हैं वो दिखाई देती हैं? किस थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकती हैं कि ये बूंदें कहाँ से आए? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना ना भूलें। जब आप क्रियाकलाप ये कर लें तो यहाँ से जो पौधे में आपने बांध रखा है उस पॉलीथीन को हटा दें। तो आपने क्या देखा कि पौधे के ऊपर जो आपने पॉलीथीन बांधी थी और एक जो आपने ऐसे ही यूं ही छोड़ दी थी, तो जल की ये बूंदें पत्ती के जलवाष्प के रूप में आपको जो जल की बूंदें नजर आएंगी वो उसी पॉलीथीन में नजर आएंगी जिसे आपने पौधे के ऊपर बांधा था। इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में आगे पढ़ेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगी आगे। इसमें पत्तियों के ऊपर थैले को क्यों बांधा? क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते, क्योंकि पौधे से जो पानी जो हमेशा भाप बन के उड़ता रहता है वो हमें यूं ही दिखाई नहीं देता। अध्याय 5 के इन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाते हैं। वो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और भाप यानी वाष्प की अवस्था। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? इस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली में दिखाई देने लगते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको मैंने आपको बताया था, उन्हें हम कहते हैं संघनन। यानी कि जब भाप बन के पानी उड़ने लगता है तो उसके संपर्क में आने वाला जो कोई ठंडा सतह जो होता है, कोई ठंडी सतह जब भाप की बूंदों को मिल जाती है तो वो उसमें चिपक जाते हैं और वहाँ ये भाप पानी की बूंदों के रूप में बदल जाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं संघनन की प्रक्रिया। और भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया।
और जो जल होते हैं उन्हें जब हम फ्रिज में रख के ठंडा कर देते हैं और वो बर्फ़ बन जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ठोस बनने की प्रक्रिया। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे पत्तियों के और भी कार्य हैं और इसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। चलिए, आवश्यक सामग्री में हमें चाहिए पत्ती, स्प्रीट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट और आयोडीन का विलयन। तो सबसे पहले परख नली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रीट डालें जिसमें पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती का हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति उसे धो लें। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें डालिए, जैसा कि 7.12 में ऊपर दिखाऊंगी मैं भी आपको। आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षणों से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित रहता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और इस प्रक्रम को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रक्रिया के द्वारा पत्तियां जो हैं वो पेड़ों के लिए यानी अपने लिए भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों के मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक तो देखिए ये है यहाँ पे हमारा जो चित्र है, जो हमने क्रियाकलाप किया था। जो परख नली में पत्ती रखे थे हमने और उसे हमने बीकर में पानी में डाल दिया था जब तक कि उसका हरा रंग नहीं निकल जाए। उसके बाद हमने फिर इसे एक अलग बर्तन में रखा, अच्छी तरह धोया और उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें हमने डाली, तो ये कैसा हो गया? बैंगनी रंग का हो जाता है। अब इसमें टिप्पणी में क्या लिखा था? क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रीट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। बच्चों, ये प्रयोग आप घर पे ना करें, किसी बड़ों की उपस्थिति में ही करें अथवा स्कूल में जब स्कूल खुलेंगे तब करें। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो जाता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। अपने पत्तियों में से जो पानी का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है उसे आपने भली प्रकार देखा होगा। गर्मी के दिनों में जो गमले में पौधे होते हैं या जो आपके बगीचे में लगे होते हैं, आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ धूप होती है तब क्या होता है, उन पौधों के जो पत्ते होते हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पानी बहुत ज़्यादा वाष्पित हो जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं उनमें पत्तियां झुक जाती हैं। और जब आप दोबारा उन गमलों में या उन पौधों के जड़ों में पानी डालते हैं तो फिर से वो पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं और तरोताज़ा दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरह से ये पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन को हमें दर्शाता है। अब जड़ें क्या काम करती हैं, जड़ों का क्या काम है, ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ें, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू एंड बाय।